फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज ऑर्गेनाइजेशन के अगले टॉपिक मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के प्रबंधन को कवर करेंगे हम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेतृत्व या लीडरशिप के बारे में। तो नेतृत्व प्रबंधन का एक उपवर्ग है। टेरी के अनुसार नेतृत्व लोगों को ऐच्छिक रूप से परस्पर उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्ष के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व का अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार के गुणों से है, जहां वे किसी संगठित प्रयास में लोगों को उनकी गतिविधियों में मार्गदर्शित करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड का मानना है कि नेतृत्व 3 चीज़ों पर निर्भर करता है: व्यक्ति, अनुसरण करने वाले और स्थितियों पर। नेता का काम ये होता है कि उद्देश्यों का निर्धारण करता है। नेता जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, साधन हैं, उनका कुशल प्रयोग करता है। फिर कार्यवाही के साधनों का नियंत्रण करता है, प्रोसेस का नियंत्रण करता है। इसके अलावा समन्वित कार्यवाही को प्रेरित करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाता है। बर्नार्ड कहते हैं कि नेताओं के 4 गुण होते हैं। पहला प्राण शक्ति और सहन शक्ति, दूसरा निर्णायकता, मतलब ये डिसीजन लेता है, तीसरा प्रोत्साहनकर्ता और जिम्मेदारी, तथा पांचवा है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता को लास्ट में इसलिए लिया बर्नार्ड ने क्योंकि यह नेता की जिम्मेदारी और निर्णायकता में बाधा उत्पन्न करती है। कंफ्यूज होता है इसमें मनुष्य। अब MP फॉलेट कहती हैं कि नेता केवल समूह को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। इनमें आपस में संबंध होता है, जिसे सर्कुलर प्रक्रिया या सर्कुलर रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब नेतृत्व या लीडरशिप के 3 प्रकार बताए हैं फॉलेट ने। पहला, पद का नेतृत्व। यदि कोई व्यक्ति औपचारिक प्राधिकार के पद पर है तो उससे नेतृत्व करता है वो। दूसरा, व्यक्ति का नेतृत्व। इसमें व्यक्ति यदि शक्तिशाली है तो अन्य लोगों को गाइड करेगा वो। तीसरा, कार्य का नेतृत्व। इसमें नेता के पास पद भी होता है और व्यक्तित्व भी। पांचवा है ऐसा लीडर जिसके पास कार्यात्मक ज्ञान हो, मतलब यदि अभी के संगठन की बात करें तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लीडिंग के लिए, ना कि उन लोगों को जिसके पास मात्र डिग्री या औपचारिक प्राधिकार या व्यक्तित्व होता है। आगे मिलेट कहता है कि नेतृत्व अक्सर परिस्थितियों द्वारा बनता और बिगड़ता है। नेतृत्व की आगे बुनियादी 3 शैलियाँ बताई गई हैं। पहला, निरंकुश, जिसमें नेता के हाथ में केंद्रित होता है सारा लीडरशिप या नेतृत्व, जिसमें नीतियां भी वही बनाता है और अधीनस्थों को आदेश भी वही देता है। दूसरा, जनतांत्रिक शैली है, जिसमें नेता अधीनस्थों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने की आज्ञा देता है और नीतियों और निर्माण में सामूहिक चर्चाएं होती हैं, आपस में मिलकर डिसीजन लिए जाते हैं। तीसरा है मुक्त व्यापार शैली। इसमें नेता जो होता है वो अधीनस्थों को उनके कामों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है ताकि अपने लक्ष्यों को तय करने और उन्हें प्राप्त करने में वह स्वतंत्र हैं और उन्हें अनुमति प्रदान करता है। अब फिलिप सेल्जनिक ने नेतृत्व के कुछ इस प्रकार के कार्य बताए हैं। पहला है संस्थागत मिशन और भूमिका को परिभाषित करना, मतलब क्या एम है उस संगठन का। दूसरा, उद्देश्यों का संस्थागत समावेशन करना, मतलब कोऑर्डिनेशन। तीसरा, संस्थागत अखंडता की रक्षा करना। और फोर्थ है आंतरिक विवादों की व्यवस्था करना, विवाद आपस में निपटाना। फॉलेट के अनुसार नेताओं के काम तालमेल बैठाना, उद्देश्य क्या है ऑर्गेनाइजेशन का वो बताना, पूर्वानुमान करना कि किसी चीज़ का क्या रिजल्ट निकल सकता है। अब आगे नेतृत्व की 3 विचारधाराएं बताई गई हैं, जिसमें विशेषता विचारधारा, व्यवहारिक विचारधारा और स्थितिगत विचारधाराएं आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विशेषता विचारधारा के बारे में। चेस्टर बर्नार्ड, टेरी, एप्पलबी, प्रॉल, अर्डवे, डीड, मिलेट आदि विचारक इसके समर्थक हैं। 1900 से 1940 के बीच ये विचारधारा लोकप्रिय रही। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी विशेषताओं की वजह से नेता बनता है। पहले ये विचारधारा सोचती थी कि जन्म से ही नेता पैदा होते हैं, लेकिन आगे जाकर इन्होंने व्यवहारिक अध्ययनों से ये पाया कि जन्म के साथ साथ शिक्षण और अनुभव हासिल करके नेतृत्व अपने में डेवलप करता है इंसान। लेकिन इस विचारधारा की आलोचना इस प्रकार हुई कि ये नेतृत्व की विशेषताओं को एक सामान्य सूची देने में असफल रहे थे। इसमें तुलनात्मक महत्व को नहीं दर्शाया गया था और इसमें जो नेता के या नेतृत्वकर्ता के गुण बताए गए हैं वो अक्सर सामान्य व्यक्तियों में भी देखे गए थे। ये विचारधारा अधीनस्थों की आवश्यकता को भी उपेक्षित करती है और स्थितिगत कारकों के नेतृत्व पर जो प्रभाव होते हैं उसे भी नहीं पहचानती। अगली विचारधारा आती है व्यवहारिक विचारधारा। इसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि नेता क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, मतलब इसमें नेताओं के व्यवहारों का अध्ययन किया गया। आयोवा विश्वविद्यालय, ओहियो राजकीय विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय आदि में वेरियस अध्ययन किए गए और उस आधार पर व्यवहारिक विचारधारा को सामने लाया गया था।
तीसरी आती है स्थितिगत विचारधारा, जिसमें नेतृत्व विभिन्न स्थितिगत पारिवर्तिक कारकों से प्रभावित होती हैं। मतलब इसमें कहा गया कि जो कंडीशंस हैं उस समय की सामने, उसके हिसाब से नेतृत्व अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मतलब मल्टी डायरेक्शनल नेतृत्व होता है, नेतृत्व बहुआयामी है। इसमें भी अलग अलग मॉडल दिए गए थे जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में अभिप्रेरणा के सिद्धांत को देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये मोटिवेशन है। तो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए समय समय पर जो प्रेरणा प्रदान की जाती है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। गिलफोर्ड और रॉबर्ट ड्यूवेन ने भी इसी तरह की बात कही है। वे सीधे बोलते हैं कि एक निश्चित एम को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, तो अभिप्रेरणा ही वह एक विशेष कारक है जो उस क्रिया को प्रारंभ करता है और उसे बनाए रखने की प्रवृत्ति को डेवलप करता है। ऑर्गेनाइजेशन में कार्य प्रारंभ कर दिया, अब उसको चालू करते रहने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है ना। अब अभिप्रेरणा का सिद्धांत दो विचारधाराओं पर आधारित है। पहला है पारंपरिक विचारधारा, जिसमें 3 विचारधाराएं आती हैं। किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट या अभिप्रेरित इस प्रकार से किया जा सकता है कि पहला भय और दंड की विचारधारा आती है, जिसमें प्रताड़ना से या पनिशमेंट देकर उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। पनिशमेंट मिलती है तो व्यक्ति सीरियसली अपना काम करता है। दूसरा पुरस्कार की विचारधारा आती है, जिसमें अच्छे कार्य के लिए उसे इंसेंटिव मिलता है, पारितोषिक या सम्मान मिलता है, तो वो प्रेरित होता रहता है अपने काम के लिए। तीसरा कैरेट और स्टिक की विचारधारा आती है। मतलब यदि गलत काम किया तो पनिशमेंट देना है और अच्छा काम किया तो सम्मान देना है, पुरस्कार देना है। ये विचारधारा सबसे अच्छी मानी जाती है अभिप्रेरण के लिए। अब आगे दूसरा सिद्धांत आता है आधुनिक विचारधारा का। इसमें 6 तरह की विचारधाराएं आती हैं, जिसमें मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, डगलस मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत, हर्जबर्ग का द्विघटक विचारधारा सिद्धांत, आउची का जेड सिद्धांत, लेकर्ट का प्रबंधन पद्धति सिद्धांत, ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। तो सबसे पहले डगलस मैकग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत देख लेते हैं। इसे भागीदारी प्रबंधन सिद्धांत तथा अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो, एक्स सिद्धांत जहाँ परंपरागत सिद्धांत है, वहीं वाई सिद्धांत व्यवहारिक उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। एक्स सिद्धांत के अनुसार सामान्य मनुष्य की प्रकृति होती है कि वह कार्य को नापसंद करता है, काम करना ही पसंद नहीं करता। इसीलिए नकारात्मक भाव के कारण, मतलब कर्मचारी इसलिए काम करते हैं कि दंड मिल सकता है, कोई डर रहता है, कर्मचारियों पर नियंत्रण रहता है लोगों का, इसलिए भय से वे संगठन के लिए कार्य करते हैं। ज़्यादातर मनुष्य उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते, मनुष्य अमहत्वाकांक्षी होते हैं और हमेशा सुरक्षा ही चाहते हैं। ये एक्स सिद्धांत था। इसी के विपरीत आता है वाई सिद्धांत, जिसमें भौतिक और मानसिक स्थिति के कारण लोग प्राकृतिक रूप से कार्य करते हैं। अब वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कार्य के लिए पुरस्कार मिलेगा या दंड। बाह्य नियंत्रण और भय देना श्रमिकों के कार्य को प्रेरित नहीं करता हमेशा, बल्कि श्रमिकों का स्वनिर्देशन, स्वनियंत्रण भी संगठन के हित के लिए कार्य करता है। वाई सिद्धांत में मनुष्य व्यवस्थित वातावरण में कार्य को सीखने के लिए इच्छुक होता है। वो सिर्फ उत्तरदायित्व नहीं लेता काम करने का, बल्कि नए नए तरीके भी खोजता है। कार्य के प्रति उसकी वचनबद्धता संगठन को और अधिक कार्य कुशलता प्रदान करती है। फिर उत्तरदायित्व को नकारना या महत्वाकांक्षी की कमी होना, सुरक्षा पर जोर देना आदि व्यक्ति के अनुभव का परिणाम है, ना कि चरित्र का। मतलब एक्स जहाँ नकारात्मक बात करता है, वहीं वाई सिद्धांत सकारात्मकता की बात करता है। संगठन के लक्ष्य निर्धारण में एक्स सिद्धांत सहायक की भूमिका नहीं स्वीकार करता, जबकि वाई सिद्धांत सहायक को बराबर का महत्व देता है। मतलब सहायता एक दूसरे की होनी चाहिए। एक्स सिद्धांत अधोमुखी संचार, ऊपर से नीचे के संचार की बात करता है, वहीं वाई सिद्धांत ऊपरी मुखी संचार, नीचे से ऊपर की संचार व्यवस्था पर बल देता है। अब आधुनिक विचारधारा में अगली बात करते हैं हम पीटर ड्रकर के उद्देश्य आधारित प्रबंधन की। पीटर ड्रकर का जन्म 19 नवंबर 1909 में कासग्रावेन, वियना में हुआ था। ड्रकर प्रबंधक सहयोगी, लेखक और शिक्षक थे, जिन्होंने आधुनिक व्यावसायिक संस्थाओं के लिए दार्शनिक रचनाएं भी लिखीं। पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स (MBO) की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ड्रकर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स तथा ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री जोसेफ स्कम्पेटर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ड्रकर को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये मुख्यतः नेतृत्व या लीडरशिप पर बल देते हैं। इनके अनुसार प्रशासक, जो प्रशासन में नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं, एक प्रशासनिक संगठन के मूल परंतु दुर्लभ साधन होते हैं। प्रशासनिक संस्थाओं की अधिकांश असफलताएं उनमें प्रभावी नेतृत्व के अभाव के कारण ही हुई हैं। ड्रकर ने कॉइन्ड लीडरशिप टर्म्स नेतृत्व का सिद्धांत दिया था।
इनकी प्रमुख रचनाएं द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव 1966, मैनेजिंग वन सेल्फ, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी, मैनेजिंग द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आदि हैं। देखो, पीटर ड्रकर लोक प्रशासन में प्रबंधन पर बल देते हैं। वे कुशल नेतृत्व की बात करते हैं, कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की बात करते हैं, अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को कार्यों और शक्तियों का अच्छे से निर्देशन दिया जाना चाहिए, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जोखिम लेने, विभिन्न नई चीज़ों को सीखने आदि के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। नेतृत्व की कुशलता ही प्रबंधन का आधार बताया था इन्होंने। आगे पीटर ड्रकर ने कई आधुनिक अवधारणाओं को शामिल किया था प्रबंधन सिद्धांत के लिए, जिसमें 4 मुख्यता हैं। इसमें पहला है विकेंद्रीकरण, मतलब कार्य एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब विभिन्न निरीक्षकों और कर्मचारियों के बीच तालमेल उपस्थित होना चाहिए ताकि साथ साथ मिलकर कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे कार्य कर सकें। ड्रकर कहते हैं कि कर्मचारियों को कार्य के लिए अभिप्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। दूसरी अवधारणा आती है ज्ञानकारी या नॉलेज वर्क। देखो, इन्होंने जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो मजदूरों की जॉब है, उनके लिए तो उपयुक्त वातावरण देने की बात की ही है, लेकिन नॉलेज वर्क में जो ज्ञान कार्य करता है, मतलब ऐसे कार्य जिन पर स्पेशलाइजेशन, पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे इंजीनियर्स के काम होते हैं, उन्हें ड्रकर ने कार्यस्थल पर अधिक मूल्य दिए जाने, अधिक पेमेंट दिए जाने की बात कही है, क्योंकि इस तरह के वर्कर्स समस्याओं और विचारों के लिए रचनात्मक समाधान भी खोजते हैं। तीसरी अवधारणा आती है प्रबंधन के उद्देश्य, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों को सभी स्तर पर साथ में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें क्या किया जाता है कि 5 स्तर हैं इसके। इसमें पहला है कि लक्ष्यों की जांच करना, दूसरा उद्देश्य निर्धारित करना, तीसरा निगरानी प्रक्रिया, चौथा कार्य का मूल्यांकन करना और 5वां है कि उचित कर्मचारियों को पुरस्कृत करना। इसके माध्यम से अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सकता है। फोर्थ अवधारणा आती है ड्रकर की स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम ओरिएंटेड। ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। सिंपल है कि ड्रकर ने लोक प्रशासन में प्रबंधन के लिए एक तो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, ये बात कही, कुशल नेतृत्व होना चाहिए, और दूसरा जो कर्मचारी हैं उन्हें वर्क प्लेस पर अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए और प्रबंधन में भी आधुनिकता हो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इस सिद्धांत पर ड्रकर ने कार्य किया था। तो ये सारी बातें थी संगठन के मैनेजमेंट के बारे में। बस इतना ही था ये लेक्चर। आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहली बार चैनल पर आ रहे हो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।